सिलियरी मांसपेशियों का काम क्या है? दूरी को नियंत्रित करना, दूरी को नियंत्रित करना। हम लोग पास का देख रहे हैं, छोटा हो गया, ठीक। जब दूर का देख रहे हैं तो नेत्र लेंस को खींचा तो हम लोग दूर तक देखें, ठीक ना, समझ में आ गया। किसी भी तार के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अब विद्युत धारा होगा कब? जब पीछे से कोई फोर्स लगेगा तब ना विद्युत आगे बढ़ेगा। और फोर्स और दबाव कौन बढ़ता है? विभव। क्या कहलाता है? विभव। विभव का मात्रक क्या कहलाता है? एक तत्व या एक तत्व से अधिक एक दूसरे के साथ संयोग करके या संबंध बनाकर एक अणु या यौगिक का निर्माण करता है। उस अणु के परमाणुओं को क्या करता है? एक साथ बांध कर रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन कहते हैं। जब संयोग करके अणु का निर्माण करता है, उस अणु के परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने की को ही क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। बस इतने समझ रहे, मतलब NaCl क्या रहने का मतलब Na प्लस, ये अपने एक त्याग है और Cl को दिया एक, ठीक है ना। Cl हमेशा माइनस में रहेगा, ठीक है। ये वाला सोडियम क्लोराइड, ये चीज समझ में आया, केमिकल बॉन्डिंग या अणु का निर्माण करता है। उस अणु के निर्माण के परमाणुओं को क्या करता है? ये एक साथ बांध कर रखता है, मतलब इसको जोड़ कर रखता है, एक दूसरे को पकड़ कर रखता है। तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आप समझ में आया? इसके जैसा बनना, इसको एक उत्कृष्ट गैस न्यूट्रॉन के जैसा बनना, Ni के जैसा बनना। किसको दे देगा? इसको दे देगा। जब 18 हो गया तो ये भी किसके जैसा हो गया? ये आर्गन के जैसा हो गया, ये नियॉन के जैसा हो गया। अब ये एक दूसरे के साथ क्या करेगा? बंधन करेगा, बॉन्डिंग करके एक अणु बनाएगा। अणु कौन सा बनाएगा? ये सोडियम जो यौगिक है, सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण करता है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl निर्माण करता है। दैट मींस कि देखो यहाँ तत्व ये हुआ सोडियम, ये हुआ तत्व सोडियम, तो सोडियम तत्व हो गया, इसका परमाणु संख्या 11 हो गया, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होगा। कितना होगा? 2 8 1। इसका कितना हो गया? इसका हो गया तो 17। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 1 7। वैसा रासायनिक जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ क्या करता है? बांध कर रखता है, तो रासायनिक बंधन कहलाता है। मतलब एक तत्व या एक तत्व से अधिक जब एक दूसरे से जुड़कर संयोग कर क्या बनाता है? अणु बनाता है। और उस अणु के परमाणुओं को क्या करता है? एक साथ बांध कर रखता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। उसी तरह से तार दिए जो बहता है, आवेश के बहने को दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा के पीछे कोई तो बल लग रहा है, कोई तो दबाव लग रहा है, तो वही दबाव और वही बल को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। फोर्स चाहिए पीछे के लिए, ठीक ना। वही करंट को आगे धकेलने के लिए चाहिए पीछे, एक छोर से दूसरी छोर तक। ये विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट कहलाता है। अणु कहने का मतलब अणु कब बनेगा? अणु तब बनेगा जब कोई तत्व एक दूसरे के साथ संबंध बनाएगा, संयोग करेगा, तब अणु बनेगा। जैसे अणु हम कैसे बना रहे हैं? एक तत्व हो गया सोडियम और क्लोरीन को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? Na सोडियम क्लोराइड बनेगा। जैसे मान लो कोई पानी है, झरना पे के ऊपर से गिर रहा है पानी, ठीक ना, उसमें भी तो कोई दबाव लग रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स हो रहा है। उसी तरह से तार दिए जो बहता है, आवेश के बहने को दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा के पीछे कोई तो बल लग रहा है, कोई तो दबाव लग रहा है, तो वही दबाव और वही बल को क्या कहते हैं? जो बहता है इसके पीछे कोई तो पावर लग रहा है, कोई तो फोर्स लग रहा है। तो जो पावर और फोर्स, दबाव जो लगता है उसको हम लोग इसके अंदर फिजिक्स के अंदर विभव कहते हैं, ठीक ना। दबाव को हम फिजिक्स के अंदर क्या कहते हैं? विभव। और विभव का ऐसा मात्र क्या होता है? विभव का ऐसा मात्र वोल्ट होता है। वैद्युत संयोजक बंधन में क्या होता है कि एक तत्व है और एक और तत्व है, यानी एक तत्व या एक तत्व से अधिक, एक तत्व या एक तत्व से अधिक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके जब एक अणु या यौगिक का निर्माण करता है, वो वैद्युत संयोजक बंधन के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण हम बोले Na+Cl इक्वल का हो जाएगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका रूप है? वैद्युत संयोजक बंधन, यानी आयनिक बंधन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी तीनों कण से मिलकर क्या बनता है? कोई चीज बनता है, कोई वास्तु बनता है, ठीक ना। दुनिया का जितना भी थिंग्स है, दुनिया का जो भी चीज है, एनीथिंग, दुनिया का हर जितना भी चीज है सब परमाणु से बना है। लेकिन उस परमाणु में भी कितने कण मौजूद है? 3 कण मौजूद है, एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और कितना होगा? 8। ये हो गया इसका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6। तो इसका मतलब लास्ट में इसको कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ये क्या करेगा? अपना 2 त्याग के इसको दे देगा। ये मतलब C एक क्या करेगा?
टू त्याग देगा, ठीक, और ग्रहण कौन कर लेगा, ओ माइनस ग्रहण कर लेगा, माइनस ग्रहण कर लेगा यानी 2 ग्रहण कर लेगा, तो कितना हो जाएगा 2 और 8। इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, नियॉन के जैसा हो जाएगा, एनी के जैसा, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किसके जैसा होगा, आर्गन के जैसा होगा। जब ये 2 अपना इसको दे देगा ऑक्सीजन को, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये प्लस इसलिए दिए थे यहाँ कि ये जनरली का कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना है, CO कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी किसका रूप है, ये भी जनरली विद्युत संयोजक बंधन का रूप है। अब हम लोग समझते हैं कि अब तो हर वास्तु से बिजली करंट प्रभावित नहीं हो सकता है, तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो विद्युत धारा कौन कौन वास्तु से प्रभावित होता है। तो देखो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, जो कि पहले भी पढ़ा चुके हैं, हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, यानी धातु और धातु, कि धातु से करंट और बिजली प्रभावित हो सकती है और धातु से नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ अपवाद है, कुछ कुछ अपवाद है जिससे बिजली प्रभावित हो सकती है। यहाँ चालक और कुचालक पढ़ाएंगे, मतलब रोकने वाला, विद्युत को रोकने वाला। कुचालक उसे कहेंगे जिससे विद्युत एकदम ना प्रभावित हो, पास ना हो, समझ गए। उदाहरण के तौर पे चालक मान लो, चालक में लोहा ले लो, तांबा, लोहा, टंगस्टन, ये सब से क्या होगा, विद्युत प्रभावित हो। तो चालक का उदाहरण हो गया। कुचालक कौन होगा, विद्युत रोधी कौन होगा, विद्युत रोधी में आ गया मान लो लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, इटीसी। जो थायराइड हार्मोन है, ये थायराइड हार्मोन हम लोग के गला में रहता है, ठीक ना, हम लोग के गला में अवस्थित रहता है। तो थायराइड हार्मोन कहेंगे या थायराइड ग्रंथि कहेंगे। तो इसका वजन कितना होता है, इसका 20 से 30 ग्राम वजन होता है, ठीक ना, 20 से 30 ग्राम वजन होता है थायराइड हार्मोन का। भेगा ना हो, ठीक ना, ये गला में अवस्थित होता है, थायराइड ग्रंथि गला में अवस्थित था। अगर पिंड का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जनन के समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के अंदर, ठीक ना, दोनों के अंदर होता है। ये समझना कि जैसे बहुत आदमी समझता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खाली लड़का के में स्रावित होता है, लड़की के में भी होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना। ये जो संबंध बनाने के लिए ये टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। संबंध बनाने का मतलब वो फीलिंग जो आता है दोनों को एक दूसरे को। महिला में है कि महिला में थोड़ा देर से टेस्टोस्टेरोन और अदर हार्मोन का डेवलप होता है, इस कारण से कि महिला में 3 तरह का हार्मोन डेवलप होता है, तीनों का मिलन होने के बाद जाके यानी महिला में डेवलप होता है, और उसमें यानी जल्दी से ये चीज डेवलप हो जाता है। आगे ये चीज आएगा, ठीक ना, आगे जनन का आएगा। इसमें वर्कर के साथ क्या हो रहा है, मान लो वो बीमार हो रहा है, वो दुखी है, वो तकलीफ में है, तो उसको कोई मैटर नहीं करता। वो एक सिस्टम बना रखे होगा कि इसका सैलरी इतना होगा, ओवर टाइम का इतना होगा, ठीक है। चाहे वो ओवर टाइम 2 घंटा करा के वो 2 लाख रुपया का नहीं कमा ले, अगर थोड़ा 200 रुपया ओवर टाइम का तो 200 रुपया ही मिलेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर यानी पूंजीवादी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना, ये निजी संपत्ति के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये स्वयं निजी व्यक्ति का अधिकार उस पर होता है, स्वयं का अधिकार होता है, खुद का अधिकार होता है, ठीक ना। पूंजीवादी में यह कल्पना की जाती है कि चाहे मुनाफा कितना हो, वर्कर को उतने फीस दिया जाए जो उसका सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक ना। चाहे वो बीमार पड़े, चाहे वो कुछ भी पड़े, मालिक को उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। है वेसोप्रोसिन हार्मोन। तो वेसोप्रोसिन हार्मोन किस चीज को नियंत्रित करता है, हार्मोन है, किस चीज को नियंत्रित करता है, शरीर के पानी को नियंत्रित करता है। हाँ, इसके कमी के कारण असंतुलित देखने को मिलेगा, पेशाब का बार बार आना, ये सब चीज देखने को मिलेगा। कंट्रोल करता है कि कब पेशाब होना चाहिए, कितना देर तक कंट्रोल रखता है आदमी, और इसी के कमी के कारण क्या होगा, बार बार पेशाब आएगा, ठीक ना, और संतुलित हो जाएगा बॉडी। समझ में आया। एक तत्व या एक तत्व से अधिक एक दूसरे के साथ संयोग करके या संबंध बनाकर एक अणु या यौगिक का निर्माण करता है। उस अणु के परमाणुओं को क्या करता है, एक साथ बांध कर रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन कहते हैं। 18वीं या 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय किया गया था समाजवाद का कल्पना। समाजवाद में संसाधन चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो समाजवाद में पूरे समाज का उसमें हक होगा, ठीक ना, अधिकार होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे समाज उसका उपयोग कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, ठीक ना। एक तत्व या एक तत्व से अधिक एक दूसरे के साथ संयोग करके या संबंध बनाकर एक अणु या यौगिक का निर्माण करता है।
उस अणु के उस अणु के परमाणुओं उस अणु के परमाणुओं को क्या करता है, एक साथ बांध कर रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन कहते हैं। 18वीं या 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय किया गया था समाजवाद का कल्पना। समाजवाद में संसाधन चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो समाजवाद में पूरे समाज का उसमें हक होगा, ठीक ना, अधिकार होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरा समाज उसका उपयोग कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, ठीक है ना। 18वीं या 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय किया गया था समाजवाद का कल्पना। समाजवाद में संसाधन चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो समाजवाद में पूरे समाज का उसमें हक होगा, ठीक ना, अधिकार होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरा समाज उसका उपयोग कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, ठीक है। देखो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है किस चीज में सहायता करता है, ये जनरली गर्भ अवस्था में, ये जो गर्भ अवस्था में जो होता है तो उस समय दूध में सहायता करता है, दूध में सहायता करता है, ठीक। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है किससे सहायता करता है, दूध में, जैसे दूध का निष्कासन कब होना चाहिए, यानी दूध कब आना। अब मेलेनिन का होना बहुत जरूरी है, चमड़ा में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है मेलेनिन के कारण ही इंसान यानी रंग परिवर्तन देखने को मिलता है, गोरा काला ये सब, ठीक ना। अब मेलेनिन को कंट्रोल कौन कर रहा है, एमएसएच हार्मोन, ठीक ना, एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, बहता कहाँ से, निकलता कहाँ से, वो मादे पिंड से निकलता है। अब मेलेनिन का होना बहुत जरूरी है, चमड़ा में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है मेलेनिन के कारण ही इंसान यानी रंग परिवर्तन देखने को मिलता है, गोरा काला ये सब, ठीक ना। अब मेलेनिन को कंट्रोल कौन कर रहा है, एमएसएच हार्मोन, ठीक ना, एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, बहता कहाँ से, निकलता कहाँ से, वो मादे पिंड से निकलता है। अब मेलेनिन का होना बहुत जरूरी है, चमड़ा में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है मेलेनिन के कारण ही इंसान यानी रंग परिवर्तन देखने को मिलता है, गोरा काला ये सब, ठीक ना। अब मेलेनिन को कंट्रोल कौन कर रहा है, एमएसएच हार्मोन, ठीक ना, एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, बहता कहाँ से, निकलता कहाँ से, वो मादे पिंड से निकलता है। अब यहाँ देखो भार आएगा, इसका वजन कितना होगा, देखो हम जोड़ देंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000, ठीक ना। विद्युत धारा को आम भाषा में बिजली कहते हैं, और ये आवेश के बहने के दर को हम लोग दर को बिजली कहते हैं, दर को बिजली कहते हैं, ठीक ना। किसी भी तार से आवेश के बहने के दर को बिजली कहेंगे। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है सोडियम के नाभिकीय में क्या अवस्थित होता है, प्रोटॉन अवस्थित होगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन परमाणु संख्या जितना होता है उतना प्रोटॉन होता है, और जितना न्यूट्रॉन होता है 12, और इलेक्ट्रॉन होता है 1, जो कि इलेक्ट्रॉन विन्यास में 1 दिखाया जाता है, ठीक ना। समझना, किसी भी वास्तु को एक दूसरे से घर्षण करने पर उसमें आवेश उत्पन्न होगा, किसी भी वास्तु को एक दूसरे के साथ घर्षण करने पर आवेश उत्पन्न होगा, ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न होगा ना, वही चीज है, ठीक ना, वही चीज आवेश उत्पन्न होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2 8 1 होगा ना, तो बाहरी कक्षा में कितना 1 आया ना, इलेक्ट्रॉन 1 आता है, जो यही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, किसी भी साथ संबंध बनाने में, सहयोग करने में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। आपके के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन P+, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, जितनी परमाणु संख्या होता है उतनी होती है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या जितनी परमाणु संख्या होता है उतनी ही कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है नाभिकीय के अंदर, ठीक। और उसके बाद ये कहा गया न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 12 होगी, ठीक। और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये समझा रहे हैं कि ये एलिमेंट्स एन है, ठीक ना। अब इसका जो बनाए हम, इसके नाभिकीय में, नाभिकीय मतलब बीच के केंद्र में कौन कौन मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 11 ही रहती है। हम एक उदाहरण लिए, एक तत्व का उदाहरण उठाइए, एलिमेंट्स का, सोडियम सबसे बेस्ट एग्जांपल। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को सबको पता है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। दुनिया का हर चीज परमाणुओं से बना है, परमाणु संख्या 11। और परमाणुओं के अंदर क्या चीज मौजूद है, 3 मुख्य कण मौजूद है। परमाणु के अंदर मुख्य 3 कण मौजूद है,
तो परमाणु के अंदर मुख्य 3 कण कौन कौन मौजूद है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणात्मक होता है और ये जो प्रोटॉन होता है धनात्मक होता है, ठीक। और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, ठीक ना। पीछे से दबाव डाल रहा है ना, वही वोल्ट होता है। अगर मान लो तेजी से दबाव नहीं डालेगा, तेजी से अगर दबाव नहीं डालेगा तो फिर बिजली करंट आएगा कहाँ से? आगे भाई करंट को आगे धकेलने के लिए चाहिए पीछे, एक छोर से दूसरी छोर तक। तो विभव का जो है ऐसा मात्रक है, ये चीज याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट कहलाता है। 1820 ईस्वी में ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक यह महसूस करते हैं कि किसी भी तार से विद्युत धारा प्रभावित होता है तो अगर उसके अगल बगल में कोई सुई रखा होगा तो उसे क्या करेगी? विक्षेपित करेगी या उसे अपनी इधर आकर्षित करेगी। चुंबकीय ध्रुव के कितने प्रकार है? 2 है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी, ठीक है। इतने बात याद रख। मैक्सवेल का दक्षिणास्थ नियम कहता है कि आप अपने अंगूठे को करंट की तरफ रखते हैं ना, आपकी ये मुड़ी हुई अंगूठी क्या दिखाती है? आपकी ये मुड़ी हुई अंगूठी जनरली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ये मुड़ी हुई अंगूठी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ये अंगूठा किसकी तरफ है? बिजली की तरफ ये अंगूठा है, ठीक ना। और ये चीज दर्शा रहा है, ये मुड़ी हुई अंग दर्शा रही है, ठीक ना। ये क्या कहलाता है? मैक्सवेल का दक्षिणास्थ नियम कहलाता है। विद्युत के अंदर चुंबकीय उत्पन्न हो रहा था ना, अपनी इधर टान रहा है, अपनी इधर अट्रैक्शन कर रहा है, खींच रहा है अपनी इधर। अगर किसी भी तार से अगर विद्युत धारा प्रभावित किया जाएगा, बहाया जाएगा, करंट दिया जाएगा, उसके चारों ओर कौन सा एरिया बन जाता है? कौन सा ट्रायंगल बन जाता है? उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। यानी उसके इर्द गिर्द में अगर कोई उंगली रखे ना, उस उंगली को अपनी इधर टान लिया जाएगा, ठीक ना, और ब्लड चूस लेगा। और स्टैंड नामक वैज्ञानिक ने यह महसूस किया कि अगर किसी भी धातु से या किसी भी तार से विद्युत धारा प्रभावित किया जाए और उसके इर्द गिर्द में अगर कोई लोहा रखा हो या कोई धातु रखा हो तो उसे अपने इधर विक्षेपित करेगी, अपने इधर अट्रैक्शन करेगी, अट्रैक्टिव करेगी, आकर्षित करेगी, ठीक। चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा? लोहा आ जाएगा, कोबाल्ट, निकेल और कुछ मिश्रित धातु आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कौन चीज? लोहा है चुंबकीय धातु में। जितने भी धातु है सबका है चुंबकीय पदार्थ, जितने भी अवधातु है और चुंबकीय पदार्थ। माइनस वाला इसलिए चांस नहीं रहता कि माइनस वाला ये रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है पुण्याम, प्लस वाला अगर पकड़ता है तो ये जा न रहा है, जा न रहा, जाने वाला में कोई असर नहीं होता उतना, लेकिन लौट के आने वाला में खतरनाक हो जाता है। चुंबकीय पर जो होता है ध्रुव के ऊपर मिलाने वाली दोनों रेखा को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा कहते हैं। चुंबकीय जो चारों ओर क्षेत्र होता है ना, जहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक ना। सबसे जहाँ ज्यादा बल अनुभव किया जाता है चुंबक के अंदर, सबसे ज्यादा जहाँ बल अनुभव किया जाता है, मान लो ये चुंबक है, ठीक ना, चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र उस जगह को कहेंगे जहाँ सबसे ज्यादा बल अनुभव किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबकीय रेखा क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है। ये एक काल्पनिक रेखा है, इतना बस समझ में आया। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र उस स्थान को कहेंगे जहाँ सबसे ज्यादा बल महसूस किया जाता है, उसे चुंबकीय किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबकीय रेखा किसे कहेंगे? चुंबकीय रेखा काल्पनिक रेखा है। हाँ, ये क्या करता है? दोनों क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? मजबूती, बल प्रदान। चुंबक बनाना कितना आसान है? एक लोहा है, लोहा पे तार लपेट दो, उस लोहे में करंट पास कर दो, तो अगर इसके इर्द गिर्द में कोई भी लोहा होगा ना, उसको अपनी तरफ ये खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा अपने तरफ टान। इसके पास कितने बिंदु है? 2 बिंदु है। हाँ, इसको खींचने, जहाँ पे सबसे ज्यादा खींचने की जो क्षमता होगी, इंग्लिश में पोल कहेंगे, हिंदी में ध्रुव कहेंगे। इसका ध्रुव कितने प्रकार का है? 2 प्रकार है, एक दक्षिणी ध्रुव है और एक उत्तरी ध्रुव है। समझ में आ गया? हम जानते हैं कि चुंबक की लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के सिरे के निकट वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है। मतलब चुंबक जो है, ये वाला चुंबक है, इसके जो क्षेत्र पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मतलब सबसे ज्यादा टानने की क्षमता होगा, सबसे ज्यादा टानने की मतलब पावर होगा, आकर्षण की क्षमता होगा। ध्रुव, इस ध्रुव के जगह पर कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष। चुंबक बनाना बहुत आसान है। कैसे? देखो, एक लोहा का, कोई लोहा का टुकड़ा ले लेना, ठीक, कोई लोहा का टुकड़ा लेके उस पर कोई तार लपेट देना, एक लोहा का टुकड़ा, ठीक। इस लोहे के टुकड़ा पे क्या किए? इस लोहे के ऊपर तार लपेट दिए और इसमें क्या किए? करंट प्रभावित कर दिए, इसमें क्या किए? करंट प्रभावित कर दिए। तो इसके एरिया में जो भी लोहे का सामान होगा ना, उसको वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। विद्युत धारा के को कहेंगे? बिजली के बहने को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। और चुंबक किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जो किसी लोहे को या लोहे के बने हुए वस्तु को अपने तरफ खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं।
एड्रेनल ग्रंथि कहाँ होता है? दोनों किडनी के ऊपर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सुपररीनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि को क्या सुपररीनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। एड्रेनल ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। इसके भी कितने भाग है? दो भाग है, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में बांटा। एड्रेनल कहाँ होता है? एड्रेनल ग्रंथि जनरली किडनी के ऊपर होता है, दोनों किडनी के ऊपर होता है। और इस जो एड्रेनल ग्रंथि को भी कितने भाग में डिवाइड किया गया? दो भाग में डिवाइड किया। एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, ठीक। और ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इसको भी कितने भाग में डिवाइड किया गया? इसको भी तीन भाग में डिवाइड किया गया है। इसको भी कितने भाग में डिवाइड किया है? तीन भाग में, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इसको भी कितने भाग में डिवाइड किया गया है? इसको भी तीन भाग में डिवाइड किया गया है। इसको भी कितने भाग में डिवाइड किया है? तीन भाग में, ठीक है। एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, न्यूरोकॉर्टिकॉइड्स, एक है लिंग हार्मोन, ठीक। न्यूरोकॉर्टिकॉइड तो ये क्या चीज को नियंत्रित करता है? इस जनरली शरीर में जो सोडियम और पोटेशियम को नियंत्रित करता है। जनरली इससे शरीर में पानी की मात्रा को कम किया जाता है और नियंत्रित में रखा जाता है। ये किस चीज को नियंत्रित करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को नियंत्रित करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल में रखता है, ठीक है। न ज्यादा हो न कम हो, ठीक है। न्यूरोकॉर्टिकॉइड ये जनरली किस चीज को नियंत्रित करता है? सोडियम और को ये नियंत्रित करता है। न्यूरोकॉर्टिकॉइड ये जो लिंग हार्मोन है, ये नियंत्रित करता है। बच्चा से जब जवान होगा तो हड्डी को विकास में सहायक होता है, विकास में सहायक होता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। कि मतलब एड्रेनल ग्रंथि कितने भाग में बटा हुआ है? एड्रेनल ग्रंथि दो भाग में बटा हुआ, एक तो है एपिनेफ्रिन और एक है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन तो एपिनेफ्रिन क्या करता है? डर, गुस्सा और सेक्सुअल टाइम के समय जो रक्तचाप होता है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है, ग्रो कर देता है। और ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? उत्तेजनाशील संकुचन के समय हृदय का जो मांसपेशियां उसको क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक ना। यानी धड़कन को क्या करता है? तेज कर देता है। सिस्टोलॉजी रक्तचाप को बढ़ा देता है, पेशी में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है, श्वसनीय पेशियों का विस्तार करता है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। और इसको पुराने समय में, पुराने जमाने में मिस्र में क्या बोला जाता था? केमी। तो केमी शब्द से बना है केमिस्ट्री, ठीक है। मिस्र के पुराने शब्द केमी से बना है केमिस्ट्री। केमी का मतलब होता है काली मिट्टी, बोलना केमिस्ट्री हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और केमिस्ट्री जो है मिस्र के पुराने शब्द केमी से बना है, और केमी का मतलब होता है काली मिट्टी। इतने बोलना। अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं, और इसकी उत्पत्ति हुई थी मिस्र के पुराने शब्द केमी से, जो केमी का मतलब होता है काली। मिस्र में जो पुराना शब्द है केमी, उससे तो केमिस्ट्री उत्पत्ति हुई इंग्लिश में, लेकिन केमिस्ट्री को पहले के टाइम में मिस्र में बोला कैसे जाता था, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता था, वो देखो। प्रोनाउंसिएशन किया जाता था किमी। मिस्र में जो शुरुआत में जो बोला जाता था केमिस्ट्री को कैसे प्रोनाउंस किया जाता था? किमी टेकिंग नाम से प्रोनाउंस किया जाता था। प्रोनाउंस मींस बोला जाता था, उच्चारण किया जाता था। अगर पूछे कि केमिस्ट्री का आधुनिक जनक कौन है, केमिस्ट्री का आधुनिक जनक कौन है, तो एंटोनियो लावोसियर, ठीक है। एंटोनियो लावोसियर रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। रसायन शास्त्र का आधुनिक युग का जनक किसे का माना जाता है? एंटोनियो लावोसियर को माना जाता है। अब एंटोनियो लावोसियर जो फ्रांस का रहने वाला है, ये एक फ्रांसिस वैज्ञानिक है, ठीक है ना। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसिस वैज्ञानिक है। इन्होंने किस चीज की खोज की? इन्होंने किस चीज का नाम रखा? इन्होंने ऑक्सीजन का नाम रखा, इन्होंने हाइड्रोजन का नाम रखा। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री से हम क्या समझते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे क्या, ठीक है। ये चीज समझना है कि केमिस्ट्री तो है एक किताब, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज देखो। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो केमिस्ट्री क्या सिखाता है? हर चीज किसी न किसी चीज से बना होता है, यानी किसी न किसी कण से बना होता है, किसी न किसी परमाणु से बना होता है, ठीक है ना। वह कैसी दिखती है और वह कैसा बदलती है, मतलब कोई भी चीज है, मतलब यही एक चीज है, या किस चीज से बनी। इसका देखो सिंपल में यह हमें सिखाती है कि हर चीज किसी न किसी चीज से बनी है, वह कैसी दिखती है और वह कैसे बदलती है। यही चीज हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है। कि कोई भी चीज है, मान लो कि एक चीज का उदाहरण लिए, यहाँ पे एक गेंद का उदाहरण लिए। कल्पना कीजिए कि एक गेंद है, ठीक है, आपके हाथ में एक गेंद है, ठीक है। अब वो गेंद आपके हाथ में है, वो कैसे पदार्थ है, वो कैसा पदार्थ है, वो कैसा दिखता है, वो किस चीज से मिलके बना है, यही चीज पढ़ना है हम लोग को। कण से मिलके बना है, कण मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बनता है कोई भी पदार्थ होता है। किसी भी पदार्थ में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, मौजूद होता है, ठीक ना। किसी भी पदार्थ में, सब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। हर पदार्थ में दुनिया का वो हर पदार्थ उसमें 3 चीज मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 कण मौजूद होगा, ठीक है। ये तीनों कण मौजूद है। कण मतलब इतना सूक्ष्म जो खुली आंख से नग्न आंख से न दिखे, ठीक ना। गेंद का यहाँ पर उदाहरण है कि वो गेंद किस चीज और किस तत्व से मिलकर बना है या किस यौगिक से मिलकर बना है, ये चीज हमको पढ़ना है। फिर पदार्थ का जो संरचना, उसका संरचना मतलब उसका आकार कैसा है, मतलब आकार का मतलब वो किन कण से मिलकर बना है। कण का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक ना। और अणु, परमाणु, किन परमाणु से बना, यानी वो बॉल है, उस बॉल के अंदर कौन से अणु मौजूद है, कौन से कण मौजूद है, कौन से परमाणु मौजूद है, ये चीज हमको पढ़ना है, समझ गए। वो जो गेंद होगा तो गेंद किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, तो वही चीज पढ़ना है कि इसके अंदर कौन सा अणु मौजूद है, इसके अंदर कौन सा परमाणु मौजूद है। तो अणु का मतलब बता दिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक ना। संरचना मतलब आकार, उसका जो आकार है वो किस चीज से मिलकर बना, ये चीज हमको पढ़ना है इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। का गुण का मतलब कि वो गेंद को हम अगर आग में डालते हैं तो उसका यानी का रिएक्शन देखने को मिलता है, का परिवर्तन देखने को मिलता है। या हम उसको पानी में डालेंगे तो उसमें का चेंजिंग देखने को मिलेगा, का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वही चीज हमको पढ़ना है। जैसे मान लो कि वह गेंद है, वो गेंद या तो नरम है या कठोर है, ये चीज हमको देखना है। उसका गुण क्या देखना है, या तो नरम होगा या तो कठोर होगा। ये चीज पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई भी पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ये नहीं सिर्फ गेंद के बारे में बोल रहे हैं। मतलब गेंद एक उदाहरण है कि एक कल्पना की, किसी भी पदार्थ के गुण को पढ़ेंगे कि पदार्थ का गुण कैसा है, कठोर है या दर्द है या नरम है, ठीक ना। मुलायम है या नरम है या कठोर है या दर्द है, ठीक ना। दर्द मतलब जलीय, ठीक ना। तो ये चीज पढ़ना है किसी भी पदार्थ के बारे में, ये नहीं कि गेंद के बारे में पढ़ना, मतलब गेंद का एक उदाहरण है कि ये चीज पढ़ना है किसी भी पदार्थ के बारे में, ये नहीं कि गेंद के बारे में पढ़ना, मतलब गेंद का एक उदाहरण उठाना है। कठोर है या नरम है, अगर उसमें आग लगता है तो उसमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्या परिवर्तन होने को मिलेगा। या उसको हम पानी में डालते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन, परिवर्तन देखने को मिलेगा। यही चीज पर कोई भी पदार्थ, ये नहीं सिर्फ गेंद की बात कर रहे। गेंद एक उदाहरण ले लिया मानने के लिए कि गेंद हर इंसान के हाथ में रहता है, तो उसको समझने में आसान होगा कि इस गेंद का संरचना कैसा है, किस चीज से मिलकर बना है, इसका गुण कैसा, अगर इसको अगर आग में डालेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसको दबाएंगे कठोर है मुलायम है, यही चीज पढ़ना है। जैसे साइंस की लैंग्वेज में किसी पदार्थ की विशेषता, जैसे कि मान लो उसका रंग के बारे में जानना है। विशेषता का मतलब गुण, कि किसी भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ के क्या पढ़ेंगे, रंग पढ़ेंगे कि उसका रंग कैसा होता है, उसका गंध कैसा होता है, वो कठोर है, वो पदार्थ की नरम है। तो वही चीज पढ़ना है कि वह पदार्थ है दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर अगर संयोग करता है दूसरे पदार्थ के साथ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो किस चीज का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। तो वही चीज पढ़ना है। पदार्थ मीन्स गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, इस दोनों के संयोग से क्या बना, जल, यानी द्रव का निर्माण हुआ। गैस से किस चीज का निर्माण हुआ, द्रव का निर्माण हुआ, एक पानी का निर्माण हुआ, ठीक ना। ये चीज पढ़ना हम लोग को, जल का निर्माण हुआ। यही चीज पढ़ना है कि कैसे ये दूसरे के साथ सहयोग करके उसमें बदलाव, जलाया जाए तो उसमें क्या बदलाव देखने को, क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक ना। कि अगर उसको दबाया जाए तो उसमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, या उसको फोड़ दिया जाए तो उसमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। कोई भी पदार्थ है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा ना। जैसे मान लो कि एक पदार्थ हम उठाए H2 और O2, तो इस दोनों को अगर एक साथ जोड़ दें तो क्या चीज परिवर्तन देखने को मिलेगा कि गैस से वो जल, द्रव में परिवर्तन हो गया, जल बन गया, जल का निर्माण हुआ। वही परिवर्तन को पढ़ना है हम लोग। जो अंग्रेजी में हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, तो केमिस्ट्री मिस्र के शब्द केमी से बना है। केमी का मतलब होता है काली मिट्टी, ठीक ना। केमिस्ट्री को शुरुआत में जो मिस्र के अंदर क्या बोला जाता था, केमी टैंकिंग बोला जाता था, केमी टैंकिंग बोला जाता था। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो उसका आधुनिक जनक लवोसियर है, ठीक ना। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं वो चीज हम लोग को देखना है कि यह हमें क्या सिखा। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं वो चीज हम लोग को देखना है कि यह हमें क्या सिखाती है कि हर चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनती है, ठीक ना, मिलकर बनी होती है। वह कैसी दिखती है और वह कैसे बदलती है, ये चीज हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो वही कल्पना कहा गया, कल्पना किया गया कि हम लोग को आखिर पढ़ना क्या चीज थे। गेंद का कल्पना उठाए थे, लेकिन ऐसे समझो कि कोई भी पदार्थ है, मान लो एनी पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, ठीक ना, उस पदार्थ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उस पदार्थ का संगठन के बारे में पढ़ेंगे। संगठन की मतलब कि कोई भी पदार्थ होगा वो तो दो चीज से मिलकर बना होगा, मतलब या तो तत्व से मिलकर बना होगा या तो यौगिक से मिलकर बना होगा, ठीक ना।
कोई भी पदार्थ या तो तत्व या यौगिक से मिलकर बना होगा। तो कोई भी पदार्थ उठाए तो उसका जो संगठन होगा तो वो कोई भी तत्व या यौगिक से मिलकर बना होगा, और जो उसका संरचना होगा, संरचना मतलब या तो का आकार होगा, कोई ना कोई तो आकार होगा, अगर छोटा होगा तो कोई ना कोई गोल होगा या चौड़ा होगा, तो उसका आकार संरचना देखेंगे, ठीक ना। उसी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गुण के बारे में पढ़ेंगे कि उसका गुण कैसा है। उसका गुण का मतलब कि वो जो पदार्थ है वो मुलायम है या दर्द है या कठोर है, वही चीज हम लोग को पढ़ना है, उसके गुण के बारे में जानना है। उसका गुण कह दे या विशेषता कह दे, ठीक ना। या विशेषता कहेंगे तो उसका रंग, रूप, गंध, कठोर, और वह पदार्थ मतलब किसी दूसरे पदार्थ के साथ अगर संयोग करता है, संबंध बनाता है, तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करेगा या संबंध बनाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, वही चीज हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना।